अमेरिका के रक्षा मंत्री और इजराइल की गोदी में बैठे रहने वाले पीट हेगसेथ, उनको लेकर के बुरी खबर सामने आ रही है। पीट हेगसेथ की एक तरीके से उल्टी गिनती शुरू हो रही है और आज उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आ रहा है। यानी उनका इस्तीफा मांगा गया, इस्तीफा हुआ नहीं और अब कहा जा रहा है कि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आ रहा है। और बाकायदा इसको लेकर के डेमोक्रेट सांसद वो प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। ईरान के ऊपर जिस तरीके से युद्ध शुरू किया गया, उसमें पीट हेगसेथ की जो भूमिका है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। और ऐसे में पीट हेगसेथ, यानी यूं कहिए कि आप इस युद्ध के अंदर इजराइल का दायां हाथ, वो उस पर अटैक हो रहा है, उस पर हमला हो रहा है। और खुद डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि मुझे तो पीट हेगसेथ ने कह दिया और पीट हेगसेथ की वजह से मैं इस युद्ध के अंदर आकर के फंस गया। वहीं दूसरी बड़ी खबर, ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहसिन रजई, उन्होंने एक बहुत बड़ा संकेत साफ तौर पर दे दिया है। और वो जो बात कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि ईरान की जो तैयारी है वो बड़ी तैयारी है और वो बड़ी तैयारी की बात कह रहे हैं। और अमेरिका के सामने जो ऑप्शन है वो इसके बाद में बहुत कम हो जाते हैं। वहीं हिजबुल्लाह को लेकर के ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबफ साहब, उनकी तरफ से एक प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है। हिजबुल्लाह को लेकर के ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबफ साहब, जो कि पाकिस्तान में डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे थे शांति वार्ता के लिए, वो क्या कह रहे हैं उस पर बात करेंगे। और हमास ने एक बहुत लंबा चौड़ा जवाब दिया है। हमास का जवाब वो सुनना चाहिए कि हमास अमेरिका के दावों को, जेडी वेंस अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने बहुत सारे दावे किए हैं गजा को लेकर के, उनको सिरे से नकारते हुए क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, इस पर भी आएंगे। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, पीट हेगसेथ को लेकर के एक बड़ी खबर है। डेमोक्रेट्स आज हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग के 5 आरोप पत्र, इंपीचमेंट लेटर जो है वो दाखिल करेंगे। और इसमें 5 बड़े आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं। ईरान के खिलाफ बिना अनुमति के युद्ध शुरू करना, जिससे अमेरिकी सैनिकों की जान खतरे में पड़ गई, ये बड़ा आरोप उनके ऊपर है। नागरिकों को निशाना बनाया गया, ये दूसरा आरोप है। और तीसरा आरोप है गोपनीय सीक्रेट जानकारी को गलत तरीके से संभालना, गलत तरीके से उसका उपयोग करना। और चौथा बड़ा आरोप, कांग्रेस की निगरानी में बाधा डालना। कांग्रेस का जिस तरीके से वहां पर बहुमत चाहिए होता है किसी भी बड़े युद्ध के लिए, उसको जो है वो बाधित करते हुए इन्होंने अपने आप से फैसले लिए हैं, यह आरोप है। और इसके बाद में 5वां बड़ा आरोप, अमेरिकी सेना की छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना। पीट हेगसेथ वो शख्स हैं जिन्होंने बयान दिया था, जिन्होंने कहा था कि हमें मजे आते हैं और हम उनको मार रहे हैं, बुरी तरह से मार रहे हैं ईरान को। ये युद्ध के आप यूं कहिए कि 15-20 दिनों के बाद में इनका बयान सामने आया था, युद्ध शुरू होने के 15-20 दिनों के बाद। तो पीट हेगसेथ हो या डोनाल्ड ट्रंप हो या बेंजामिन नेतन्याहू हो, ये ऐसे शख्स रहे हैं जिनको लोगों का खून देख करके मजा आता है। और ये बार बार जो इस बात को खुद से स्वीकार कर चुके कि हमें मजा आता है कब जब किसी की शिप को डुबोया जाता है, जब लोगों को मारा जाता है, जब युद्ध होता है, तो उसमें मजा ये ढूंढते हैं। इस तरह के इनके बयान सार्वजनिक रहे हैं। तो अब इनके खिलाफ एक बड़ी तैयारी हो रही है और इनको पद से हटाने के लिए डेमोक्रेट्स वो महाभियोग प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। जैसे भारत के अंदर होता है, कभी जज को लेकर के या फिर अभी चुनाव आयुक्त को लेकर के महाभियोग प्रस्ताव आया, ओम बिरला के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आया। तो अब उसी तरह से महाभियोग प्रस्ताव अमेरिका के अंदर आ रहा है। और भारत में महाभियोग प्रस्ताव किस तरह का होता है वो तो आप सबको पता ही है। और अमेरिका के अंदर इस महाभियोग प्रस्ताव का क्या रिजल्ट रहेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब दूसरी बड़ी खबर आप देखिए, दूसरी बड़ी खबर है वो ईरान के सुप्रीम लीडर, सैन्य सलाहकार, उनकी तरफ से मोहसिन रजई की तरफ से खबर सामने आई है। और इसमें मोहसिन रजई ने सीज फायर बढ़ाने से इनकार कर दिया है। यानी सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुस्तफा खामेनेई साहब, जो इस वक्त में सुप्रीम लीडर हैं,
उनकी तरफ से, उनके सलाहकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अब वो सीज फायर को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है और अधिकारियों को सतर्क रहने की सलाह दी। अधिकारियों को कहा है कि आप सतर्क रहिए, चौकन्ने रहिए। अमेरिका जहां लंबी जंग से डरता है, हम लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अनुभवी हैं। ये जो है इनकी तरफ से कहा गया है। यानी कुल मिलाकर के इसको आप इन शॉर्ट में अगर समझना चाहते हैं तो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि भैया तैयार हो जाइए, और अमेरिका जब जब लंबी लड़ाई के लिए उसके सामने कोई अगर उसका दुश्मन होता है तो अमेरिका वहां से भाग जाता है। तो हमें कुल मिलाकर के इस वक्त में एक संदेश देना है, मैसेज देना है, अपनी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कुछ इस तरीके से करनी है कि हम बहुत लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। और इस तरीके का हौसला, इस तरह की बात अगर आपकी तरफ से, इस तरह का मैसेज अगर अमेरिका में जाता है तो जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप उतना ही ज्यादा झुकेंगे। ये इस बात को कह रहे हैं। अब से कुछ देर पहले एक बयान निकल करके सामने आया, बाकायदा ट्वीट किया, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये मोहम्मद गालिबाफ साहब हैं, ईरानी संसद के स्पीकर, और इन्होंने जो कहा है मैं आपको उसका हिंदी तर्जुमा बताता हूं। लेबनान में पक्का युद्ध विराम तभी होगा जब हिजबुल्लाह मजबूती से डटा रहेगा। अमेरिका को समझौते का पालन करना चाहिए। ईरान और उसके सहयोगी एक साथ हैं, चाहे वह युद्ध हो या शांति हो। अमेरिका को इजराइल फर्स्ट की नीति छोड़नी चाहिए। 3 बातें यहां पर इन्होंने बिल्कुल साफ कर दी है कि अगर हिजबुल्लाह मजबूती से डटा रहेगा तो युद्ध विराम होगा, और वो भी पक्का वाला युद्ध विराम होगा। यानी युद्ध विराम वो हिजबुल्लाह की मजबूती से तय होगा। अगर हिजबुल्लाह ढेर हो जाएगा, अगर लेबनान के बड़े हिस्से पर इजराइल वो कब्जा कर लेगा, तो फिर कहीं ना कहीं जो है वो बहुत मुश्किल होगी। पहली बात ये कह रहे हैं। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि ईरान हमेशा हिजबुल्लाह के साथ रहेगा। अगर युद्ध करने की बात होगी तो युद्ध होगा, शांति की बात होगी तो शांति होगी, लेकिन हिजबुल्लाह को साथ में लेकर के होगी। और तीसरी बात वो कह रहे हैं कि अमेरिका वो इजराइल फर्स्ट की नीति, यानी इजराइल अगर लेबनान के ऊपर हमला जारी रखता है, इससे जो है वो आपको नहीं डरना चाहिए। आप जो है उल्टा इजराइल को कहिए कि हम ईरान के साथ में सीज फायर करने जा रहे हैं, और ईरान की अहम शर्त है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर आप हमले नहीं करेंगे तो आपको हमला बंद करना पड़ेगा। आप इजराइल जो चाहता है अगर आप वो करेंगे तब ये सीज फायर हो ही नहीं पाएगा। कुल मिलाकर के ये बड़ी बात जो इनकी तरफ से कही गई है। अब यहां ये बात देखने वाली है, समझने वाली है कि जिस तरीके से इजराइल की गोदी में बैठे हुए ट्रंप और पीट हेगसेथ नजर आ रहे हैं, इस बात को अमेरिका के अंदर भी बोल्ड लेटर्स में लिखा जा रहा है। अमेरिका के लोगों को, अमेरिका की आवाम को इस बात को कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि भैया देखिए ये लोग उनकी गोदी में बैठे हुए हैं और उस वजह से युद्ध हो रहा है। और इस बात को, इस दुखती रग को बार बार, इस कमजोर नस को बार बार ईरान दबा रहा है। और ईरान बार बार ये बात कह रहा है कि भैया युद्ध जो है वो अमेरिका ने अपनी वजह से नहीं, बल्कि इजराइल की वजह से, इन एप्स्टीन गैंग के लोगों की वजह से ये युद्ध शुरू हुआ है। अब मैं आपको एक बयान दिखाने वाला हूं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का। कीर स्टारमर ने जो बात कही है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से स्पेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री या फिर इटली के प्रधानमंत्री, उन्होंने इस युद्ध के अंदर जिस तरीके से अपना जो रूप दिखाया, जैसे अपनी ताकत दिखाई है, ये वाकई काबिल तारीफ है। कीर स्टारमर का ये बयान आप देखिए। ट्रंप ने होर्मुज की धमकी दी है कि अगर स्टारमर ने होर्मुज नाकेबंदी में साथ नहीं दिया तो वह अमेरिका यूके व्यापार समझौते को रोक देंगे। स्टारमर ने जवाब दिया है कि मैं दबाव में आकर के फैसला नहीं करूंगा, यह युद्ध मेरे देश के हित में नहीं है, मैं झुक नहीं सकता हूं। एक कविता आपको याद होगी, जरा याद करिए। मैं 2-3 सेकंड के लिए रुक जाता हूं, आप याद कर लीजिए। मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मुझे सौगंध इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। याद आया आपको कुछ? पता नहीं वो कहां तक वो कविता जो है वो हकीकत में बदल पाई, लेकिन यहां यूके बीच युद्ध के अंदर अमेरिका को ना केवल लाल आंख दिखा रहा है, बल्कि उसके साथ साथ जिस तरीके के तीखे बयान और बिल्कुल स्पष्ट बोल्ड लेटर्स में जो बात अमेरिका को कही जा रही है, ये वाकई काबिल तारीफ है। कीर स्टारमर उन्होंने साफ कह दिया कि युद्ध हमारा नहीं है और इस युद्ध के चक्कर में
हम अपने देश के हितों का समझौता नहीं करेंगे। देखिए साहब, ये होता है 56 इंच की छाती। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं दबाव में आकर के कोई फैसला नहीं लूंगा, ये युद्ध मेरे देश के हित में नहीं है, मैं झुक नहीं सकता हूं। इससे साफ साफ संदेश और क्या दिया जा सकता है? याद करिए, राहुल गांधी ने कितनी बार नरेंद्र मोदी को चैलेंज दिया कि मैं चैलेंज देकर के कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी इस मंच से कह दें कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो झूठ है। सिर्फ इतनी बात कह दें। लेकिन इतनी बात भी जब भारत और पाकिस्तान का सीज फायर हुआ था, जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि मैंने सीज फायर करवाया है, ट्वीट पहले अमेरिका से निकल करके सामने आया, उस वक्त में पूरा विपक्ष यही बात कह रहा था कि आप डोनाल्ड ट्रंप को बोल दीजिए कि हम तीसरे देश का कोई दखल स्वीकार नहीं करेंगे, ये द्विपक्षीय मामला है, हम और पाकिस्तान जो है उसमें निपट लेंगे, हम पाकिस्तान से निपटने में सक्षम है, हमें तीसरे देश का साथ नहीं चाहिए इसमें। लेकिन इतनी बात वो नहीं कह पाए थे। और अब आप देखिए, चाहे वो जॉर्जिया मेलोनी हो, चाहे वो स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज हो, या फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो, हर कोई जो है वो, अब तो कनाडा की तरफ से भी जो है, कनाडा की तरफ से भी साफ साफ लाल आंखें दिखाई जा रही हैं। तो ये इस वक्त की जो है वो हकीकत निकल करके सामने आ रही है। और यही जो है वो इस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप को दिखाने बताने की जरूरत है कि भैया तुम दुनिया के माई बाप नहीं हो, तुम होगे अपने देश के राष्ट्रपति, लेकिन उस देश के राष्ट्रपति रहते हुए भी तुमने उस देश का नाम मिट्टी में डुबोया है, और तुम्हारी इस सनक में, तुम्हारे इस पागलपन में हम शामिल नहीं होंगे, हम आपके साथ में नहीं हैं। ये जो है वो दुनिया भर से एक मैसेज साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को दिया जा रहा है। अब ऐसे में एक तरफ जब दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप की थू थू हो रही है, उनके अपने घर में यानी अमेरिका के अंदर भी बहुत बुरी हालत है। वहां पर भी मोर्चा खोला हुआ है तमाम विपक्ष के नेताओं ने। आप ये बयान देखिए, क्रिस मर्फी का बयान है, और क्रिस मर्फी वो क्या कह रहे हैं गौर से सुनिएगा। सीनेट के डेमोक्रेट नेताओं के एक समूह का मैं हिस्सा हूं जो हर हफ्ते जब भी सीनेट की बैठक होगी, ईरान के युद्ध को खत्म करने के लिए वोट करवाने की कोशिश करेंगे। सीनेट के नियमों के तहत हमें यह अधिकार है और हम बार बार वोट करवाते रहेंगे ताकि रिपब्लिकन नेताओं को इस युद्ध के समर्थन में अपना रुख साफ करना पड़े। क्रिस मर्फी, उनकी तरफ से इस बात को कहा गया है कि भैया हम हर हफ्ते बैठक करेंगे, हर हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाएंगे, हर हफ्ते उनके खिलाफ वोटिंग करवाने का काम करेंगे। ये देखिए, उनके देश में आवाज बिल्कुल मुखर तौर पर जो है वो दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। और डोनाल्ड ट्रंप को ये बताया जा रहा है कि साहब आप जो कर रहे हैं उससे अमेरिका का भला नहीं है, उससे इजराइल का भला है, और हम आपके साथ में नहीं हैं। और कोई उनको ये नहीं कह रहा है कि तुम तो ईरान के एजेंट हो, तुम ईरान चले जाओ, तुम तो ईरानी हो, तुमने ईरान से पैसा लिया है, ईरानी एजेंट, गद्दार, देशद्रोही, कोई ये नहीं कह रहा है विपक्ष के नेताओं को। और वो ईरान का यहां पर बिल्कुल साफ तौर पर पक्ष लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी बातें आप समझ गए होंगे, मुझे लगता है कि उनको कहने बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में आप द क्रेडल की एक रिपोर्ट देखिए, और द क्रेडल की ये रिपोर्ट आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। और इस रिपोर्ट ने हमास के बयान का जिक्र किया। एक बहुत लंबा चौड़ा बयान जो है वो हमास का इसमें छपा है, और इस बयान के अंदर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उसकी निंदा की है हमास ने। और इसमें जेडी वेंस ने कहा था कि हाल के दिनों में जो गाजा में मदद पहुंची है वह पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा है। हम मानते हैं कि यह दावा गलत है, यह हमास की तरफ से कहा गया है। और जेडी वेंस का जो दावा है कि 5 सालों में सबसे ज्यादा मदद पहुंची है, यह भ्रामक है, और इससे गाजा में चल रहे गंभीर मानवीय संकट को नजरअंदाज किया जा रहा है, जो भूख और पाबंदियों की वजह से और भी बढ़ रहा है। और इसके बाद में आगे हमास की तरफ से कहा गया है कि कब्जा करने वाली ताकतों ने युद्ध विराम समझौते के पहले चरण को लागू नहीं किया। उन्होंने गाजा के लोगों को लगातार कठिन हालात में रखा, जहां जरूरी सामान जैसे भोजन, दवाई और ईंधन की भारी कमी है। मानवाधिकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की रिपोर्ट के अनुसार हालात बेहद खराब हो चुके हैं और बुनियादी ढांचे को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हम मध्यस्थों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र से अपील करते हैं कि वो तुरंत कार्रवाई करें और गाजा में सहायता बिना रुकावट के पहुंचाने के लिए दबाव डालें। साथ ही जिन लोगों पर
युद्ध अपराधों के आरोप हैं उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए। कुल मिलाकर के अगर मैं आसान भाषा में आपको बताऊं तो यहां हमास की तरफ से कहा गया है कि साहब ये लोग जो अमेरिका की तरफ से दावा कर रहे हैं कि इन्होंने तो 5 साल में बहुत ज्यादा मदद पहुंचाई है, ये सरासर झूठ है, हवाई बातें हैं और गाजा के अंदर जो मदद पहुंचानी चाहिए थी वो मदद नहीं हुई है। लिहाजा गाजा में जिस तरीके की इस वक्त में स्थिति है, भूख से, महामारी से जिस तरीके से लोग मर रहे हैं, ऐसे में यूएन जैसी संस्थाओं को आगे आकर के देखना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है उसके लिए जो जिम्मेदार हैं उनको सजा दी जाए। ये बात जो है हमास की तरफ से कही जा रही है। ऐसा लग रहा है कि हमास एक किसी मंझे हुए डिप्लोमेट्स की भांति जो बयान जारी कर रहा है और हमास और हिजबुल्लाह को लेकर के इजराइल बार बार कहता है कि आतंकी संगठन है, इनको खत्म कर देना चाहिए, इनको नष्ट कर देना चाहिए। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि चाहे वो हमास हो या फिर हिजबुल्लाह हो, ये रेजिस्टेंस फोर्स है और ये रेजिस्टेंस फोर्स जिस तरीके से उनका फॉर्मेशन हुआ है, जिस तरीके से उनकी स्थापना हुई, उसको समझना बहुत जरूरी है। और वो लगातार अपने लोगों के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं और ऐसे में गाजा के जो हालात हैं वो एक तरीके से ये गवाही देते हैं कि अगर ईरान मजबूती से खड़ा नहीं होता और ईरान की अगर लीडरशिप ढह जाती, ईरान के कमांडर्स अगर भाग जाते या ईरान की आवाम अगर सरेंडर कर देती, तो हो सकता है कि फिर पूरे ईरान को इसी तरीके से गाजा जैसे हालात में जो है वो पहुंचा दिया जाता है। बहरहाल जिस तरीके से ईरान ने लड़ाई लड़ी उसकी वजह से आज अमेरिका दर दर की ठोकरें खा रहा है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में उसको जाना पड़ रहा है और अब पाकिस्तान को कभी सऊदी अरब के पास में भेजा जा रहा है। खबर ये भी सामने आ रही है कि सऊदी अरब में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो पहुंचे हुए हैं और उन्होंने वहां पर पहुंच करके अमेरिका का मैसेज और ईरान किस तरीके से मान सकता है, ईरान को कैसे मनाया जा सकता है, इसको लेकर के बातचीत हो रही है। और वो दूसरी तरफ आसिम मुनीर वो ईरान में पहुंचे हैं। यानी इस वक्त में जो है वो भागदौड़ चल रही है कि किसी भी तरीके से ये युद्ध रुक जाए और अमेरिका दूसरी तरफ हवाई किले बना रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है। वो सब चीजें आपके सामने है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आपके लिए मुमकिन हो तो आर्थिक तौर पर थैंक्स बटन का प्रयोग करके हमें मदद भी करिए और इस खबर को लाइक कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि